नमस्कार। आज बात करते हैं 19वीं सदी के उस जबरदस्त आंदोलन की जिसने यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं रिसोर्जिमेंटो। तो ये कहानी है उस प्रक्रिया की जिसने बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक देश बनाया, इटली। तो ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने की बात नहीं थी। नहीं, ये कहानी है 4 बहुत ही कमाल के लोगों की, जिनके बिना ये सपना सपना ही रह जाता। एक देश और 4 हीरो जिन्होंने इसे मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए देखते हैं ये कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 19वीं सदी के बीच से। और उस वक्त का इटली आज की इटली जैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब सच तो ये है कि इटली नाम का कोई एक देश था ही नहीं। तो कैसा था ये नज़ारा? भाई पूरा इतालवी प्रायद्वीप टुकड़ों में बटा हुआ था। देखिए, उत्तर में था पीडमोंट सार्डिनिया का एक ताकतवर साम्राज्य, और यही वो जगह थी जहां से एकीकरण की आग जलने वाली थी। फिर दक्षिण में था 2 सिसिली का साम्राज्य, और इन दोनों के बीच में थे पापल स्टेट्स, यानी वो इलाका जो सीधे पोप के कंट्रोल में था। और बस इतना ही नहीं, लुम्बार्डी और वेनेशिया जैसे जो अमीर उत्तरी इलाके थे वो तो ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे। सोचिए, भाषा एक, कल्चर एक, पर देश की कोई एक सीमा नहीं थी। तो सवाल ये है कि ऐसे बिखरे हुए माहौल में एक देश का सपना सबसे पहले देखा किसने? ये क्रांति की चिंगारी जलाई किसने? इसका जवाब है एक नाम, ग्यूसेप मेज़िनी, जिन्हें इस पूरे आंदोलन की आत्मा भी कहा जाता है। मेज़िनी को अक्सर यूनिफिकेशन का मसीहा या पैगंबर कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो कोई राजा या जनरल नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक फिलोसोफर। 1831 में उन्होंने यंग इटली नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। मकसद था नौजवानों के दिलों में एक आज़ाद और एक इटली की आग जलाना। ये बस एक आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जो आगे चलकर क्रांति बनने वाला था। लेकिन देखिए, सिर्फ एक आइडिया से तो देश नहीं बनते, है ना? उसे हकीकत में बदलने के लिए एक तेज दिमाग और एक बहादुर तलवार दोनों की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे अगले 2 हीरो की, कावूर और गैरिबाल्डी। तो पहले बात करते हैं दिमाग की, यानी काउंट कावूर। वो थे पीडमोंट सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर, एक जबरदस्त रणनीतिकार जिन्हें इटली का बिस्मार्क भी कहा जाता है। उनकी खासियत ये थी कि वो जंग के मैदान से ज्यादा पॉलिटिक्स की बिसात पर लड़ाइयां लड़ते और जीतते थे। उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली से बाहर खदेड़ने का। और फिर आती है तलवार, यानी ग्यूसेप गैरिबाल्डी, एक बेहद करिश्माई और जांबाज मिलिट्री लीडर। उन्होंने रेड शर्ट्स नाम की अपनी एक वॉलंटियर आर्मी बनाई थी। सोचिए, ये कोई प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि आम लोग थे जो देश के लिए लड़ने को तैयार थे। और अपनी इसी सेना के दम पर उन्होंने एक ऐसा कमाल का अभियान चलाया कि पूरा दक्षिणी इटली यानी सिसिली और नेपल्स जीत लिया। तो यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए कितना कमाल का था। एक तरफ थे कावूर, द स्टेट्समैन, जो डिप्लोमेसी से उत्तर को एक कर रहे थे, और दूसरी तरफ गैरिबाल्डी, द वॉरियर, जो अपनी तलवार के दम पर दक्षिण को जीत रहे थे। रास्ते बिल्कुल अलग, लेकिन मंजिल सिर्फ एक यूनिफाइड इटली। अब वक्त आ गया था जब ये दोनों अलग अलग रास्ते एक जगह मिलने वाले थे और एक नए साम्राज्य को जन्म देने वाले थे। ये यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ था। जरा सोचिए, गैरिबाल्डी ने पूरा दक्षिण जीत लिया था। वो चाहते तो आराम से वहां के राजा बन सकते थे, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने देश को अपने एम्बिशन से ऊपर रखा। उन्होंने अपनी जीती हुई सारी जमीन, पूरा दक्षिणी इटली, पीडमोंट सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल II को सौंप दिया। ये एक ऐसा बलिदान था जिसकी मिसालें इतिहास में बहुत कम मिलती हैं। और बस यही कहानी में आते हैं हमारे चौथे हीरो, किंग विक्टर इमैनुएल II, यानी द क्राउन। देखिए, वो सिर्फ एक सिंबल नहीं थे, वो एक लीगल और पॉलिटिकल सेंटर थे जिसके झंडे तले उत्तर और दक्षिण एक हो सकते थे। उनके राजा होने की वजह से इस नए देश को वो लेजिटिमेसी मिली, वो मान्यता मिली जो शायद एक क्रांतिकारी नेता नहीं दिला पाता। तो 1861 में किंगडम ऑफ इटली तो बन गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी कुछ जरूरी हिस्से थे जिन्हें जोड़ना बाकी था। तो चलिए देखते हैं इस एकीकरण का ये फाइनल चैप्टर। इस पूरी जर्नी को इस टाइमलाइन से समझना आसान हो जाएगा। देखिए, असली चिंगारी तो 1848 में लगी थी, जब पूरे इटली में क्रांतियों की लहर दौड़ गई।
फिर आया 1861, एक बहुत बड़ा साल, जब किंगडम ऑफ इटली की ऑफिशियल घोषणा हुई। इसके ठीक 5 साल बाद 1866 में वेनेशिया को भी इटली में शामिल कर लिया गया, और आखिर में 1870 में रोम को भी जोड़ लिया गया और उसे बनाया गया कैपिटल। और 1871 आते आते ये प्रोसेस ऑफिशियली पूरा माना गया। हाँ, तो 1866 का साल ये बहुत इम्पोर्टेंट था। वेनेशिया जो इतने लंबे समय से ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, वो ऑस्ट्रिया प्रुशिया युद्ध के बाद इटली का हिस्सा बना। ये इटली के लिए एक और बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक और मिलिट्री जीत थी। इससे नया देश और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और फिर आया 1770। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे सिंबॉलिक, सबसे आखिरी कदम था। रोम, जो सदियों से पोप का गढ़ रहा था, उसे आखिरकार नए इटली राष्ट्र में शामिल करके देश की राजधानी बनाया गया। इससे जमीनी तौर पर तो एकीकरण पूरा हो गया, पर हाँ, इसने कैथोलिक चर्च और नई इतालवी सरकार के बीच एक लंबे तनाव को भी जन्म दिया, जो दशकों तक चला। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक देश बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या मेज़िनी का एक जबरदस्त आइडिया काफी है, या कावूर की चालाक रणनीति, या फिर गैरिबाल्डी की बहादुर तलवार? शायद जवाब ये है कि इनमें से कोई एक चीज काफी नहीं है, बल्कि इन तीनों के सही बैलेंस की, सही मिक्सचर की जरूरत होती है। क्योंकि सपना देखने के लिए एक विचार चाहिए, उस सपने को जमीन पर उतारने के लिए एक रणनीति चाहिए, और फिर उस सपने की हिफाजत के लिए ताकत भी चाहिए।